सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 30 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं। पाठ 30 निबंध लेखन। निबंध शब्द नी पूर्णतया जमा बंध यानी कि बंधा हुआ दो शब्दों के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया बंधा हुआ। अर्थात जब किसी विषय पर क्रमबद्धता और पूरी स्पष्टता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। बच्चों, हम किसे कहते हैं? निबंध। दो शब्दों से मिलकर इसकी रचना हुई है, नी और बंध, जिसका अर्थ है पूर्णतः बंधा हुआ। यानी कि जब किसी विषय पर हम अपने विचारों को पूरी तरीके से बांधकर स्पष्ट तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कोई लेख लिखते हैं, वही निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम निबंध लेखन का कार्य करें तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। वो बातें हैं, निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे हम जिसमें सरलता हो, यानी कि वो आसानी से दूसरों को समझ में आ सके, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट, निबंध में प्रसंग के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का उचित समावेश होना चाहिए। यानी कि हम अपने विचारों को साधारण तरीके से बस लिखते चले जाएं। हम जैसा प्रसंग है, जैसा विषय लिया है हमने, उसके हिसाब से हम अपने निबंध में मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, सूक्तियों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो बहुत महान पुरुष हुए हैं या फिर जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा कहे गए हम कथनों का प्रयोग भी हम अपने निबंध में कर सकते हैं। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो अपने निबंध को जो नाम देंगे वो भी बहुत छोटा सा हो और जो विषय है उसके अनुसार ही हो। अब हम कुछ निबंध पढ़ लेते हैं जिसके माध्यम से हम सीख पाएंगे कि निबंध लेखन का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला हमारा निबंध है होली। भारत में अनेक धर्मों, जातियों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। सभी के अपने अपने त्योहार हैं। हिंदुओं के भी अनेक प्रसिद्ध त्योहार हैं जिनमें होली, दीपावली, दशहरा तथा रक्षाबंधन आदि प्रमुख है। तो बहुत सारे संप्रदायों के धर्मों के लोग रहते हैं, उनमें से हमारे देश में बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं। हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से एक त्योहार है होली। उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार को सभी लोग, विशेषकर किसान, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं क्योंकि इस समय किसानों की वर्ष भर के परिश्रम से उगाई गई फसल पककर तैयार होती है। ठीक है, पहले बताएंगे कि कब मनाया जाता है, फिर सबसे अच्छा किसको लगता है ये बता रहे हैं हम। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवता को भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती। इसीलिए सभी लोग रात को नए अनाज की बालों को होली की आग में भूनकर उसके दानों को सब में बांट देते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग एक साथ मिलकर नाचते गाते हैं तथा आपसी बैर भाव भुलाकर आपस में गले भी मिलते हैं। तो ये तो एक मान्यता, एक तो ये चीज हो गई कि नई फसल आती है उसके हिसाब से हम होली मनाते हैं क्योंकि भगवान को भोग लगाने की प्रथा है हिंदुओं में। एक दूसरी कथा भी है जो कि होली से संबंधित है, वो है होली से संबंधित एक प्राचीन कथा भी बहुत प्रचलित है। मतलब जब भी हम किसी त्योहार के बारे में बताएंगे ना तो बताना होता है कि क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका मनाने का भाव, क्या कथा है इसके साथ जुड़ी हुई है, वो सब बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति से देवलोक को जीत लिया तथा ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान मानने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा। वह अपनी प्रजा से भी यही चाहता था कि सब उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करें, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पुत्र को कई बार भगवान का नाम लेने से मना किया परंतु वह नहीं माना, जिसके कारण उसने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं दी तथा उसे मारने का प्रयत्न भी किया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया किंतु परिणाम उल्टा हुआ। होलिका तो जलकर भस्म हो गई परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से इसी घटना
की याद में होलिका जलाई जाती है। होली पर हम जो होलिका जलाते हैं वो इसीलिए जलाते हैं। अब है होली के दूसरे दिन दुल्हनडी मनाई जाती है। अगले दिन क्या होती है? दुल्हनडी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। चारों ओर हंसी मजाक तथा मौज मस्ती का वातावरण छाया रहता है। तो फिर कैसे मनाते हैं? ठीक है, क्या क्या करते हैं हम होली पर? ये सारा बच्चे बूढ़े तथा स्त्री पुरुष सभी उमंग से झूम उठते हैं। गली मोहल्लों तथा सड़कों पर अनेक टोलियां नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, ब्रज की होली तो इतनी प्रसिद्ध है कि लोग देश विदेश से इसे देखने आते हैं। ठीक है, ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है होली, वहां की बाहर से भी लोग देखने के लिए आते हैं। होली का त्योहार हमें आपसी भैर भाव तथा शत्रुता आदि को भुलाकर समरसता, समानता व सद्भावना स्थापित करने का संदेश देता है। किंतु आज होली के इस पावन पर्व को कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से गंदा कर दिया है। जैसे वे इस दिन शराब व भांग आदि का सेवन करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई लोग अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेते हैं तथा कुछ लोग प्राकृतिक रंगों के स्थान पर कीचड़, गोबर आदि का प्रयोग भी करते हैं। होली मिलन व आनंद का त्योहार है, अतः हमें इस त्योहार को दूषित होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको किसी त्योहार के बारे में निबंध लिखना हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आता है हमारा अगला निबंध जो है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण जो गंदगी से भर जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, उसके बारे में है ये निबंध, जिसको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आप निबंध लेखन भी कर पाएंगे। हमारा अगला है, इसके बाद हमारा जो निबंध है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो हम विभिन्न अपने आसपास जो मशीनें देखते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं ना, जो मशीनें हैं वो सभी किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित है। तो हमें बताना है जो हमारा विज्ञान है उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, ये भी आप स्वयं पढ़ेंगे। अब हमारा अगला निबंध है बच्चों परिश्रम का महत्व। तो हम इसमें परिश्रम यानी कि जो मेहनत करते हैं अपने जीवन में उसका महत्व बताएंगे कि हमारे जीवन में हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए, क्यों मेहनत करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताएंगे। ठीक है, तो पढ़कर देखेंगे कि किस प्रकार से निबंध की रचना की गई है। फिर आता है व्यायाम का महत्व। व्यायाम यानी कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, उनका क्या फायदा होता है करने का, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। तो बच्चों, ये सारे निबंध आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आप निबंध लेखन का कार्य अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। हमने पहले वाला जो निबंध पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। सभी वाक्य एक दूसरे से क्रमबद्ध हैं, यानी कि जो बात पहले कहनी चाहिए वही पहले बताई गई है। ऐसा नहीं है कि हमें जो भी हमारे मन में आता जाए वो हम लिखते जाए, निबंध में ऐसा नहीं होता। किसी भी विषय पर जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो पहले हमें अच्छे से उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी हम अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। तो बच्चों, अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, आओ अभ्यास करें में मैं आपको विषय पढ़ देती हूँ, इन पर भी आपको लेखन कार्य करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। दिए गए विषयों पर निबंध लिखिए। तो पहला विज्ञान वरदान या अभिशाप जो दिया ही गया है ऊपर। फिर है वर्षा ऋतु, जो हमारी वर्षा ऋतु आती है उसके बारे में बताएंगे। समय का सदुपयोग, बच्चों हमें अपने समय की कीमत समझनी चाहिए, हम उसका किस प्रकार से उपयोग करें, अच्छा उपयोग करें जिससे समय व्यर्थ में बर्बाद ना हो, इस पर लिखना है। फिर आते हैं भारतीय त्योहार। तो मैंने होली के बारे में तो जाना था, ऐसे ही आप किसी भी त्योहार के विषय में लिख लेंगे। अब आता है मेरा विद्यालय, अपने स्कूल के बारे में आपको बताना है। और फिर आता है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में किस प्रकार से आजकल उपयोग हो रहा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कौन सी शताब्दी से हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी बातें आप बता देंगे। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे सुंदर अक्षरों में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से निबंध के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।